नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड की फिजाओं में नमी है, लेकिन सियासी पारा गर्म है और इस सियासी गर्मी की तपिश और भी ज्यादा बढ़ाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी आज हरिद्वार और हल्द्वानी के दौरे पर होंगे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले राहुल उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और केच्छा में किसानों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके अलावा वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही शाम को हर की पैड़ी पहुंचेंगे। गंगा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी आज प्रचार करेंगे और आपको बताएं कि आज किसानों के साथ बैठक भी करेंगे, गंगा आरती में भी शामिल होंगे। कई उनके कार्यक्रम हैं और वर्चुअली रैली को भी संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। और खानपुर, मंगलोर, लक्सर, रानीपुर, झबरेड़ा ये सब हरिद्वार जिले में आते हैं। ये तमाम सीटें जहां पर राहुल गांधी जन जन तक जुड़ने की कोशिश करेंगे वर्चुअल रैली के माध्यम से। क्या उनका कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, दोपहर 3:15 पर वो वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। 4:30 के आसपास वो हर की पैड़ी पहुंच जाएंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। इससे पहले किसानों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। देखिए, 11:30 पर किसानों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। 3:15 पर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। 4:45 पर पहुंच जाएंगे गंगा आरती के लिए और उसके बाद गंगा आरती में शामिल होंगे हर की पैड़ी पर। तो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। हरिद्वार जिले के सियासी गणित को समझते हैं, हरिद्वार का महत्व क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हरिद्वार का राजनीतिक और धार्मिक महत्व है। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। इसमें हरिद्वार नगर है, हरिद्वार ग्रामीण है, ज्वालापुर विधानसभा है, भगवानपुर विधानसभा है। इसके अलावा पिरान कलियर विधानसभा, रुड़की विधानसभा, खानपुर, मंगलोर, लक्सर, रानीपुर विधानसभा, ये तमाम जो सीटें हैं वो हरिद्वार जिले में आती हैं। और यहाँ के लोगों पर प्रभाव बनाने की कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करेंगे। देखना होगा कि किन मुद्दों पर उनका फोकस रहता है। इसके अलावा अगर सियासी गणित को समझे, नतीजों को समझे, तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। 2017 चुनाव के नतीजे ये कहते हैं कि हरिद्वार नगर विधानसभा से भाजपा के मदन कौशिक ने जीत हासिल की थी। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद ने जीत हासिल की। लक्सर विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी भाजपा का कब्जा रहा। संजय गुप्ता ने जीत हासिल की थी भाजपा की तरफ से। जबकि रुड़की विधानसभा से भाजपा के प्रदीप बत्रा ने जीत हासिल की। पिरान कलियर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के फुरकान अहमद ने जीत हासिल की थी। ज्वालापुर विधानसभा सीट के अगर नतीजों को आप देखें, 2017 के नतीजे ये कहते हैं कि भाजपा के सुरेश राठौर ने जीत हासिल की। खानपुर विधानसभा से भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा के देशराज कर्णवाल ने जीत हासिल की थी, हालांकि इस बार उनका टिकट कटा है। मंगलौर की अगर हम बात करते हैं तो मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत हासिल की थी। भगवानपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की ममता राकेश ने जीत हासिल की। रानीपुर विधानसभा से भाजपा के आदेश चौहान ने जीत हासिल की थी। तो ये नतीजे रहे 2017 के सियासी गणित ये कहता है कि हरिद्वार की ज्यादातर सीटों पर, हल्द्वानी की ज्यादातर सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है और यहां पर इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश कांग्रेस करेगी। तो हमने आपको हरिद्वार के नतीजे बताएं। अब हल्द्वानी में सियासी गणित क्या रहा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, हल्द्वानी विधानसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का वर्चस्व यहां पर हुआ करता था। 4 में से 3 बार इंदिरा हृदयेश यहां पर चुनाव जीती थी। 2002, 2012 और 2017 में इंदिरा हृदयेश ने चुनावी बाजी जीती थी। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद पार्टी ने सुमित हृदयेश को टिकट दिया है और देखना होगा कि क्या सुमित हृदयेश यहां पर कांग्रेस के लिए कामयाब साबित होते हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का ही प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार
चुनावी टक्कर मजबूत दिखाई दे रही है। और जानकारी जानने के लिए सीधे रुख करते हैं रवि केंतुरा का। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार का रहने वाला है, अगर हम हरिद्वार की ज्यादातर सीटों की बात करते हैं तो हरिद्वार में तो भाजपा का कब्जा दिखाई देता है, लेकिन हल्द्वानी को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। क्या सियासी समीकरण इस बार बदल सकते हैं? राहुल गांधी भी आज चुनावी रैली करने वाले हैं, वर्चुअल तौर पर ही करेंगे, किसानों के साथ वो बात करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा उनका पूरा? बिल्कुल जी, जैसे कि आपने डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से हरिद्वार जिले के भीतर कांग्रेस महज 3 सीटों पर 2017 में सिमट गई थी। और अगर हम बात करें तो लगातार जो है भाजपा का पूरा कब्जा जो है हरिद्वार जिले पर देखा गया था। उधम सिंह नगर में आज राहुल गांधी आ रहे हैं और यहाँ गढ़वाल के क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार में, यानी कि जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड के, उन दोनों ही क्षेत्रों में आज राहुल गांधी होंगे। सबसे पहले वो उधम सिंह नगर के किच्छा में जाएंगे। किच्छा में आज किसानों के साथ बैठक राहुल गांधी करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही तमाम जो अन्य विधानसभाएं वहां से लगती हुई हैं वहां पर भी राहुल गांधी वर्चुअली किसानों के साथ संवाद करेंगे। और इस संवाद का महत्व ये है क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो देहरादून आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। अब जब हरिद्वार जिले में आज राहुल गांधी आएंगे तो वहाँ से वो जवाहरलाल नेशनल यूथ सेंटर में पहुंचेंगे और वहां से हरिद्वार के साथ साथ तमाम जो 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड की, वहां पर वर्चुअल जुड़ेंगे और सभी 70 विधानसभाओं से 1,000 लोग, यानी कि 70,000 लोगों के साथ राहुल गांधी वर्चुअली संवाद करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इसके बाद हरकी पैड़ी में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम है, वहां पर वो गंगा आरती में शामिल होंगे। पूरी तरीके से आज के इस कार्यक्रम को देखा जाए तो जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड के, उन क्षेत्रों में राहुल गांधी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उधम सिंह नगर में वो जा रहे हैं, वहां पर किसानों के साथ संवाद और किसानों से जुड़े हुए तमाम मसलों पर भी राहुल गांधी बात करेंगे। और इसके साथ ही जो भी चाहे गन्ने के बकाये का भुगतान हो या फिर जो अन्य किसानों की समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को भी राहुल गांधी वहां पर किसानों के साथ बातचीत करेंगे और ये भरोसा भी दिलाएंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा। हरिद्वार 2017 में भाजपा का गढ़ अवश्य रहा, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि कैसे, क्योंकि वहां पर इस बार अगर हरिद्वार ग्रामीण से हम बात करें तो खुद हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत मैदान में है और इसके साथ ही जो सिटिंग विधायक हरिद्वार में जो सीटें 2017 में आई थी उन्हें एक बार टिकट दिया गया है। इससे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार किस तरीके के सियासी समीकरण 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए पूरी तैयारियां भी की गई हैं और साथ ही साथ सभी जो 70 के 70 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में LED स्क्रीन के माध्यम से वहां से लोगों को जोड़ेंगे और वर्चुअली संवाद आज राहुल गांधी का तमाम लोगों के साथ होगा। जी जया। बिल्कुल रवि, और देखिए कितना प्रभाव पड़ता है और हल्द्वानी में क्या भाजपा इस बार कुछ अलग कर सकती है ये भी देखना होगा। वहीं हरिद्वार में कांग्रेस किस तरीके से तस्वीर को बदल पाने में कामयाब होती है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी। और पहाड़ प्रभात में आपको उत्तराखंड की और भी खबरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जानकारी दे दे। बसपा ने जारी की एक और लिस्ट और छठे चरण के प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट सामने आ चुकी है। 54 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है बीएसपी की तरफ से। और देखिए बसपा ने एक के बाद एक कई लिस्ट जारी की है और इसी कड़ी में अब छठे चरण के लिए ये लिस्ट सामने आ चुकी है। छठे चरण के प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट सामने आ चुकी है। 54 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। कहां से किसे टिकट दिया गया है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, बसपा की तरफ से छठे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में क्या महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है? देखिए, छठे चरण की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो 3 मार्च को ये चुनाव होना है और छठे चरण की एक देखिए खास बात और है कि इस बार जो छठे चरण का चुनाव होगा उसी दिन विधान परिषद के भी चुनाव होंगे, यानी विधानसभा के एक तरफ चुनाव चल रहे होंगे, दूसरी तरफ विधान परिषद के। बहरहाल छठे चरण के लिए अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें देखिए अम्बेडकर नगर जिला, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये वो तमाम जिले हैं जिनकी सूची को जारी किया गया है। कुल मिलाकर 9 जिले हैं जिनकी ये 54 सीटें हैं। अम्बेडकर नगर जिले की देखिए अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर जो पहले से बसपा के विधायक थे, चाहे बात करें लालजी वर्मा की, चाहे बात करें राजभर की, ये उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, सपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में वहां की चाहे जलालपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर राजेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। अकबरपुर सीट की बात करें, चंद्र प्रकाश वर्मा को टिकट दिया गया है। टांडा सीट पर अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया। कुल मिलाकर जितने भी वहां के समीकरण थे
जो हम अगर बात करते हैं वहाँ के जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई है। इसी तरह से अगर माफ कीजिएगा, अगर कटहरी सीट की बात करें तो देखिए इस बार प्रतीक पांडे को वहाँ से टिकट दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जब हम बात करते हैं कटहरी सीट की तो जो ब्राह्मण वोटर है वो बड़ी संख्या में वहाँ पर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो चाहे बलरामपुर की बात करें, चाहे सिद्धार्थनगर की, चाहे बस्ती की, तो वहाँ सभी जगह पर जहाँ पर ब्राह्मण वोटर की संख्या ज्यादा है वहाँ पर ब्राह्मण, और जहाँ पर SC/ST ज्यादा है वहाँ पर उस समुदाय से यानी सारे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। अम्बेडकर नगर देखिए मजबूत सीट कही जाती है बसपा के लिए, लेकिन जो झटका इस बार लगा है, चाहे वो लालजी वर्मा के रूप में लगा हो, चाहे राजभर के रूप में लगा हो, जो वहाँ पर झटका लगा है पार्टी को, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो उनकी जगह पर अब चेहरे उतारे गए हैं वो कितनी राहत दे पाते हैं बसपा को। क्या वो एक बार फिर से बसपा को वहीं पर जिता पाएंगे। दूसरी जो एक सीट की बात करें, गोरखपुर शहर, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से गोरखपुर शहर से जो टिकट दिया है बसपा ने वो दिया है ख्वाजा शमसुद्दीन को, यानी एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने गोरखपुर शहर से टिकट देकर उतारा है मैदान में। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह के सारे समीकरण। इसी तरह से आप अगर पडरौना और फाजिल नगर सीट की बात करें, फाजिल नगर की इसलिए हम जिक्र करते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की वहाँ से बात की जाती है, पहले बसपा में भी वो रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखें तो संतोष तिवारी को टिकट दिया गया है, पडरौना से पवन कुमार उपाध्याय, दोनों सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा है। तो ये सारे जो समीकरण आप देखते हैं, गोरखपुर की देखिए सीट जो है वो निश्चित रूप से काफी दिलचस्प हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसने अपना एक कैंडिडेट। बिल्कुल शैलेश, यानी कि हर फैक्टर को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि नतीजे बताएंगे कि तमाम फैक्टर जिसे साधने की कोशिश मायावती ने की, कितनी कामयाबी उन्हें मिली। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज सीएम धामी पिथौरागढ़ में भाजपा के लिए मैदान में उतरेंगे और सीएम धामी आज खराब मौसम के बीच रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं जनसभा के बाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के समर्थन में बाजार में जनसंपर्क भी करेंगे धामी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री करनाली छीना में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चौपाल के लिए डोर टू डोर प्रचार करते हुए वोट की अपील करेंगे। और चलिए पौड़ी से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। चुनाव प्रचार में आज भाजपा के दिग्गज दिखाई देंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जनसभा करने वाले हैं, उनका भी आज कार्यक्रम है। इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी मौजूद होंगे। यमकेश्वर में सुबह 11 बजे भाजपा प्रत्याशी रेणु बिष्ट के पक्ष में जनसभा का कार्यक्रम है। कोटद्वार में दोपहर 2 बजे जनसभा का आयोजन होना है। भाजपा प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए जनसंपर्क करेंगे दोनों दिग्गज और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए कोटद्वार में दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जनसभा करते हुए वोट की अपील की जाएगी। और अब आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। 7 फरवरी से प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 9वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। शासन की ओर से आदेश जारी किया गया। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेगी जारी और 31 जनवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन अब 9वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। और देखिए शासन की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। किसी को जबरदस्ती स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये पहले से कहा जा रहा है। लेकिन जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। 9वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है।